राधे राधे आप सभी को। हमारी पॉलिटी जो है वो चल रही थी। पिछली 2 क्लासों के अंदर हमने पॉलिटी का बेसिक समझा था। आज हम उस चीज को कंटिन्यू करते हैं। और उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप भी ईओआरओ 2026-27 की तैयारी एकदम ढंग से और फोकस होकर के करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां मिलेगा आपको पॉलिटी से संबंधित पीवाईक्यू, जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स और सब चीजें जो है वो वहां पर आपको मिलने वाली है। अगर आपने हमारे 1 तारीख से पहले पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं अगर आपने 1 तारीख के बाद में ज्वाइन किया तो आपको जो 100 रुपए की फीस जो है वो हमने बैरियर की तरह रखी है, आप उस बैरियर को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो जाइए, फटाफट से लूट मची है टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कीजिए और पीवाईक्यू को समझिए। हम जानते हैं सबसे पहले राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है और एक व्यवस्थित सरकार बाहरी दबावों से मुक्त संप्रभु रूप से काम करती है। राज्य के 4 अंग होते हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। वही कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं जिन्हें सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसके 7 तत्व होते हैं: भूभाग, दुर्ग, राजा, राजकोष, सेना, अमात्य, क्षेत्र, मित्र और या फिर भूभाग, है ना। मित्र या फिर क्षेत्र या फिर भूभाग और मित्र। राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, वही राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा के ज्यादा निकट है। और राज्य वह है जहां पर अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज, अलग अलग प्रकार का कल्चर फॉलो किया जा रहा है। वही राष्ट्र वह है जिसमें एक ही प्रकार की लैंग्वेज और एक ही प्रकार का कल्चर फॉलो किया जा रहा है। हमने जाना था कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत राजत्व का देवी सिद्धांत, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और अपने ईश्वर के आदेशों से अपने राज्य के अंदर ईश्वर के आदेशों को लागू करता है। उदाहरण हमने जिले इलाही जाना था। हमने जाना था बप्पा रावल जो मेवाड़ी के अंदर एकलिंग जी का दीवान जो है वो उसके नाम से शासन कर रहा होता है। हमने जाना था कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत जॉन लॉक, थॉमस होब्स और रूसो ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग राज्य जो है जो पहले है वो मत्स्य न्याय हुआ करता था और राज्य के लोगों ने राजा को अपने अधिकार सौंपे, बदले में राजा ने उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी। वर्तमान में लोकतंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र में मतदान के माध्यम से जनता अपना मत चुन करके जो है वो राजा को या फिर अपने प्रतिनिधि को देती है और प्रतिनिधि बदले में उन्हें क्या देता है, सुरक्षा की गारंटी देता है। हमने जाना था कि फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने शक्ति पथगण का सिद्धांत दिया था। हमने जाना था कि विधायिका संसद और संसद जो कि लोकसभा राज्यसभा के अंदर 543 सीटें हैं, वही कार्यपालिका, स्थायी नौकरशाही, अस्थायी मंत्री परिषद और न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है। अब हम इसको चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं संविधान सभा। संविधान सभा देखो, संविधान क्या है? तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके नियम कानून कायदों से हमारा पूरे देश की शासन व्यवस्था जो है वो चल रही होती है। हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों का उल्लेख जो है वो संविधान के अंदर किया गया है। तो संविधान के गठन करने से पहले एक सभा बनाई जाएगी जिसे हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले 1895 के अंदर संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। उन्नीस सौ 22 के अंदर महात्मा गांधी द्वारा, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी। यानी 1895 से 27 साल बाद एक बंदा जिसका अखबार आता है जिसका नाम है यंग इंडिया, उस अखबार के अंदर स्वराज नामक बिल पेश किया गया था, जिसके अंदर ये लिखा गया था कि अगर भारत के नियम कानून कायदे भारत के लोग बनाए तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो 1895 के अंदर सिर्फ इतना ही कहा गया था कि भारतीयों को भी नियम बना दिए जाने चाहिए। इसलिए 1895 वाली मांग डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट थी। इसलिए पहली अनौपचारिक मांग किसे कहा जाता है? तिलक वाली। अनौपचारिक मांग 1895। 1922 के बाद में आता है 1928। 28 के अंदर नेहरू समिति के जो हेड हुआ करते थे वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। नेहरू समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू के पिता यानी मोतीलाल नेहरू। आपने सोचा था ना जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे मोतीलाल जी नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पापा हुआ करते थे।
1928 के बाद में आता है 1934, यानी 1934 के अंदर संविधान सभा की डिमांड सबसे पहले की थी। और 1934 के अंदर संविधान सभा की डिमांड की थी M.N. रॉय, जिनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। 1934 के अंदर ये डिमांड जो है वो करी गई थी। उसके बाद में फिर 1934 के अंदर संविधान सभा की मांग M.N. रॉय ने प्रत्यक्ष रूप से कर दी थी, और संविधान सभा के अंदर M.N. रॉय ने कहा था कि संविधान सभा देनी पड़ेगी। तो पहली औपचारिक मांग कोई है तो वो कौन सी है? औपचारिक मांग कोई है तो वो कौन सी है? M.N. रॉय की 1934 वाली। 1928 नेहरू समिति, 1922 गांधी, 1895 तिलक। 1934 के बाद में आता है 1935, 1935। 35 के अंदर भारत की एक बड़ी पार्टी जिसका नाम है कांग्रेस, और कांग्रेस ने कहा सारे के सारे लोग यदि संविधान सभा की मांग कर रहे हैं तो शायद हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए और इस भीड़ के अंदर हमें भी शामिल हो जाना चाहिए। पर देख लो आप तक, आज अब तक यानी 1895 से लेकर के 1935 तक 40 सालों तक अंग्रेजों का कोई रिप्लाई नहीं है। अब आता है 1938। 38 के अंदर एक बंदा संविधान सभा की मांग करता है, जिस व्यक्ति का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू ने कहा कि संविधान सभा तो चाहिए, और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, वो भी वयस्क मताधिकार द्वारा। वयस्क कहते हैं 18+, 18 साल से उम्र के सारे लोग वयस्क हैं। लेकिन उस वाले टाइम वयस्क की परिभाषा हुआ करती थी 21, 21 से उम्र वाले, 21 से उम्र से अधिक वाले वयस्क हुआ करते थे। तो नेहरू जी ने कहा था कि वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा। अब अंग्रेजों का रिप्लाई आएगा पहली बार, वो भी 1940 के अंदर, 1940। और 40 को जो अंग्रेजों का रिप्लाई आता है वो बेहद शानदार रिप्लाई आता है, उसको हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ने अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार ये कहा था कि भी हम बना देंगे, आपकी संविधान सभा बना देंगे। पर अगस्त प्रस्ताव के अंदर किसी भी संविधान सभा का उल्लेख नहीं किया गया, यानी इसके अंदर संविधान सभा का उल्लेख नहीं किया गया। किसका उल्लेख नहीं किया गया? संविधान सभा का। तो वापस देखो 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की। उसके बाद 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। उसके बाद में 1928 के अंदर मोतीलाल जी नेहरू, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे नेहरू समिति के, उन्होंने संविधान सभा की मांग की। उसके बाद 1934 M.N. रॉय, है ना, जो कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे, उन्होंने संविधान सभा की मांग की। उसके बाद 1935 कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की। 1938 जवाहरलाल नेहरू जी ने और वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। अब अंग्रेजों का पहली बार रिप्लाई आता है 1940 को अगस्त प्रस्ताव के रूप में, और अगस्त प्रस्ताव के अंदर नेहरू जी, जो अगस्त प्रस्ताव के अंदर, अगस्त प्रस्ताव जो लेकर के आया था व्यक्ति, उसका नाम था लिन लिथ गो। क्या नाम था? लिन लिथ गो। अगस्त प्रस्ताव लेके आया था वो बंदा लिन लिथ गो था। इसने ये नहीं बताया कि संविधान सभा कब बनाएंगे, ये जरूर कहा था कि संविधान सभा बनाएंगे। क्या कहा था? संविधान सभा बनाएंगे। तो टाइम नहीं दिया, तो गांधी जी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। कैसा चेक है? कि पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक है। वहीं नेहरू जी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक तो है, पर ये टूटी हुई बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। नेहरू ने क्या कहा? टूटी हुई बैंक का
चेक। तो ये थी तुम्हारी संविधान सभा। अभी भी इसका गठन नहीं हुआ है, अभी भी इसका क्या नहीं हुआ है, गठन नहीं हुआ है। अपने ध्यान में रखना है 1895 के अंदर सरदार पंडित सॉरी तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी, और पहली अनौपचारिक मांग थी, क्योंकि तिलक ने साफ साफ नहीं कहा था कि संविधान सभा देनी है। उसके बाद 1922 गांधी ने, 28 नेहरू समिति, 34 एम एन रॉय, 35 कांग्रेस पार्टी, 38 जवाहरलाल नेहरू, अंग्रेजों का रिप्लाई 1940, लिन लिथगो अगस्त प्रस्ताव का जो हेड जो था वो आया था, और गांधी ने कहा कि पोस्ट डेट तय है, वहीं नेहरू ने कहा टूटी हुई बैंक का पोस्ट डेट तय है। अब हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, और एक व्यक्ति भारत के अंदर आता है, जिस व्यक्ति का नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम है उस व्यक्ति का? स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स ये आता है 1942 को। 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स आया था। ये भी जो नेहरू जी वाली जो डिमांड थी उसको खारिज करके गया था। जो स्टैफोर्ड क्रिप्स था, नेहरू जी की क्या डिमांड थी? तो 1938 के अंदर नेहरू जी ने कहा था कि वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा, वयस्क मताधिकार द्वारा यानी पूरे भारत का हर युवा वोट देना चाहिए, वो भी प्रत्यक्ष रूप से वोट, पूरे भारत के युवाओं द्वारा चुनी जाने वाली संविधान सभा होनी चाहिए। पर अंग्रेजों ने इसको डिक्लाइन कर दिया, स्वीकार नहीं किया। अब आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है 1946 को। कैबिनेट मिशन के तहत 3 व्यक्ति भारत आते हैं। एक का नाम है पी, एक का नाम है ए, एक का नाम है एस। पी का है पैथिक लॉरेंस, ए का नाम है एवी अलेक्जेंडर, एस है स्टेफोर्ड क्रिप्स। एक तो पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो था वो था भारत सचिव। कौन था वो? भारत सचिव। एवी से नेवी, नेवी का मतलब नौसेना मंत्री। पैथिक लॉरेंस वहां का व्यापार मंत्री हुआ करता था। पैथिक लॉरेंस क्या था? व्यापार मंत्री हुआ करता था। तो 3 बंदे कैबिनेट मिशन के तहत 1946 को भारत आए थे, जिनका उद्देश्य तो मुख्य रूप से क्या था? पहला उद्देश्य तो इनका था, पहला उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन। दूसरा उद्देश्य था इनका कि भारत को आजाद करना। और एक उनका उद्देश्य हुआ करता था अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन करके जाना। संविधान सभा का गठन हो जाने के बाद में एक तो संविधान सभा का गठन करके जाएंगे, एक भारत को आजाद करके जाएंगे, और एक भारत के अंदर अंतरिम गवर्नमेंट बना के जाएंगे। ये जो फैसले जो लिए थे वो जो है वो कैबिनेट मिशन के जो हेड जो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, तो वहां का भारत सचिव हुआ करता था, उस व्यक्ति के द्वारा लिए गए थे। तो 3 मामले जो है वो जो भारत के अंदर जो सुलझाने वाले थे, भारत को आजाद करके जाएंगे। अब इन लोगों ने कहा कि संविधान सभा तो बना देंगे, कैसी संविधान सभा बनाएंगे? कैबिनेट मिशन ने कहा कि देखो चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होगा। कैसे चुनाव होंगे? तो कैबिनेट मिशन ने कहा चुनाव होंगे अप्रत्यक्ष। चुनाव कैसे होंगे? अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। एक पद्धति लेकर के आए हम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति।
उसके एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसके द्वारा क्या होगा, तो संविधान सभा का चुनाव करवाएंगे। पहला तो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। और वोट कौन देंगे, तो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य, प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य क्या करेंगे, तो वोट डालेंगे। किसमें, तो संविधान सभा के अंदर। तो देखो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा तो इनका चुनाव किया जाएगा। प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य वोट डालेंगे और चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, क्योंकि भारत का हर युवा मतदान नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत का हर युवा अभी इतना एजुकेटेड है नहीं, भारत के हर युवा का अभी तक पहचान पत्र नहीं बना हुआ है, और तुम्हारे भारत के अंदर अभी तक निर्वाचन आयोग का गठन नहीं किया गया है। ये बातें कैबिनेट मिशन कह रहा है। और इसने कहा था कि 10 लाख की जनसंख्या पर, कितने लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया था। 10 लाख की जनसंख्या से एक प्रतिनिधि आएगा, चाहे वो निर्वाचित होगा चाहे मनोनीत होगा। तो उस वाले टाइम भारत के अंदर 389 38 39 40 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या हुआ करती थी। 1946 के टाइम, 1946 के टाइम भारत की जनसंख्या कितनी हुआ करती थी, 40 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव होंगे, प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा चुनाव किए जाएंगे, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाएगा। आगे बात सुन में, अब हम समझते हैं संविधान सभा के चुनाव को, कि चुनाव हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। अब संविधान सभा के अंदर कैबिनेट मिशन का 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 389। फिर उसने कहा, एक तो 296 तो होंगे ब्रिटिश भारत से, 296 तो कहां से होंगे, ब्रिटिश भारत से, और ये होंगे निर्वाचित, ये क्या होंगे, निर्वाचित। वहीं 93 सदस्य होंगे रियासतों से, और वो क्या होंगे, मनोनीत। वो क्या होंगे, मनोनीत। ये क्या होंगे, निर्वाचित। 296 में से फिर टुकड़े कर दिए इसने। क्या टुकड़े कर दिए, कि 292 तो आएंगे ब्रिटिश भारत से, ठीक है। 4 सदस्य आएंगे प्रिंसली स्टेट या उच्चायुक्त प्रांत से, उच्चायुक्त प्रांत से 292। अब देखो, 4 उच्चायुक्त प्रांत, उस वाले टाइम भारत के अंदर 4 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। जैसे 1 2 3 4, कौन कौन से थे, ए से था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। बी से था बलूचिस्तान, अजमेर मेरवाड़ा अपने राजस्थान के अंदर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। सी है कुर्ग, जो कर्नाटक में है, और डी है दिल्ली, जो भारत की नई दिल्ली है, राजधानी है। तो 4 उच्चायुक्त प्रांत हुआ करते थे। 292 के अंदर उन लोगों ने कहा था कि हम इसमें से और डिवाइड करेंगे, 210 तो आएंगे सामान्य से, सामान्य के लिए हम सीटें आरक्षित कर रहे हैं 210। जो हिंदू है, जैन है, पारसी है ना, तो या फिर ईसाई है, उन लोगों के लिए 210 सीटें। इसमें सारे आ गए, ब्राह्मण, बाणिया, राजपूत, जितनी जातियां थी।
उन्होंने कहा 78 सीटें हम रखेंगे मुस्लिमों के लिए रिजर्व। इससे खाली मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा 4 सदस्य होंगे सिखों से। 4 सदस्य कहां से होंगे? सिखों से। तो 278 और 88 और 4 92। ये कैबिनेट मिशन का मोटा मोटी ढांचा हुआ करता था कि 389 सदस्य जो है वो संविधान सभा के अंदर होंगे, जिनमें तो 296 ब्रिटिश भारत से निर्वाचित होंगे, वहीं 93 सदस्य रियासतों से मनोनीत होंगे। 296 ब्रिटिश भारत से, 292 तो होंगे ब्रिटिश भारत से, 4 होंगे उच्चायुक्त प्रांत से। अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, एबीसीडी से 4 होंगे, वहीं 292 ब्रिटिश भारत, 210 सदस्य सामान्य जनरल से आएंगे, 78 सदस्य मुस्लिम लीग से आएंगे और 4 सदस्य जो सिखों से आएंगे। जुलाई अगस्त 1946 को चुनाव हुआ था संविधान सभा का। अगली क्लास में हम जानेंगे कि कौन जीता, कौन हारा, कौन कौन सी गाड़ी लेकर के प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे, क्या कुछ उनका ढांचा रहा था, क्या कुछ उनकी राम सभा बनी थी, है ना। तो अगली क्लास के अंदर हम जानेंगे। इतना जो पढ़ाया है इसमें से कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसका नोट्स के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और एक इंटरेस्टिंग बात ये कि जितने भी पीवाईक्यू है आपको वो सारे पीवाईक्यू हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मिल जाएंगे। आज तक पढ़ाए हुए में से किसी ना किसी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ गया है वो तमाम क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो फटाफट से अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें 1 तारीख से पहले। 1 तारीख के बाद में आपको एक बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा जो मात्र ही और महज ही 100 रुपए का बैरियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राधे।